नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों के लिए क्यूएनए लेकर के फिर से हाजिर हैं। संडे क्यूएनए के दौरान जल्दी से जल्दी आपके क्यूएनए सवालों का जवाब देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा है वो पूछा है अब्बास हुसैन ने। अब्बास हुसैन कह रहे हैं कि वो टाटा मोटर्स का बहुत बड़े फैन है, क्योंकि वो एक तो इंडियन कंपनी है, दूसरी वो प्रोडक्ट भी काफ़ी सेफ बनाती है। आफ्टर सेल सर्विस से उनको कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन उनका कन्फ्यूज़न ये है कि उनको ऑल्ट्रोज जो है वो डीजल में लेनी चाहिए या पेट्रोल टर्बो का वेट करना चाहिए, क्योंकि डीजल वास्तव में थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। इनका एक और क्वेश्चन है दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि क्या हर एक डीजल इंजन जो है वो टर्बो चार्ज होता है क्या। तो पहले क्वेश्चन का क्या जवाब है आपका? जी हाँ, आप जो है पेट्रोल के लिए रुक सकते हैं टर्बो चार्ज, क्योंकि वो आने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन करी है। बेस मॉडल में भी लगभग जो है 2 लाख का फ़र्क आ जाता है पेट्रोल और डीजल के प्राइस में। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और डीजल इंजन बिना टर्बो चार्जर के नहीं आते, खासकर कि पैसेंजर कार सेगमेंट में, और अब क्या ट्रक बस सभी में टर्बो चार्जर के साथ आते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये है कि भैया बिल्कुल आप पेट्रोल टर्बो का वेट कर लीजिए, और वैसे भी आपको जो गाड़ी है वो ईयर एंड तक लेनी है, तो कोई पूरी उम्मीद है उससे पहले आपका आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्रिंस पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डीजल इंजन जो है वो कम यूज करते हैं तो क्या ये खराब हो जाएगा, या जैसे कि पेट्रोल इंजन कम यूज करते हैं इसकी कंडीशन ज्यों की त्यों वैसी ही बनी रहेगी। ये थोड़े से चिंतित है, क्योंकि इनको XUV 500 जो है वो खरीदनी है। मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डाउट इसलिए था क्योंकि ये डीजल गाड़ी को पसंद करते हैं, लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। एक चीज़ ये है कि बिल्कुल खड़ी है आपकी गाड़ी, और एक ये है कि आप पेट्रोल की तरह उसे आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप साल में उसको 5-6 हज़ार किलोमीटर चला ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डीजल इंजन होने की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। वो इसलिए होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है जब कम चलानी है तो पेट्रोल ही लो। तो ये जो फिलहाल जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम हमारे manandmotor.com से ले रहे हैं, पहले वेबसाइट से उठा रहे हैं, उसके बाद जो है हम हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से उठाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा है अमित ने। अमित कह रहे हैं कि वो थोड़े से चिंतित हैं टियागो की AMT का पावर लॉस को लेकर के। उन्होंने कुछ एक वीडियो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनमें जब गाड़ी का एक्सलेट करते हैं तो 3 से 4 सेकंड तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है गाड़ी, उसके बाद अचानक से चलती है। वो चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उनको टाटा की AMT गाड़ी जो है टियागो वो पसंद है, वो लेना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए चिंता का विषय है। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी लोगों को आई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से कहा जाए तो 2 से 3% लोगों को आई है, और मेरे फ्रेंड्स के पास हैं, तेरे फ्रेंड्स के पास भी हैं। तेरे को कभी लगी क्या इस टाइप की प्रॉब्लम? नहीं भाई, मेरे को नहीं लगी। आज तक मैंने उस गाड़ी का जब भी चलाया है, और मैंने बहुत चलाई है AMT गाड़ी, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि अगर दिखाया जा रहा है तो डेफिनेटली होगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ कि मैंने जब चलाई हो तो ये तो मेरे ख्याल से इसका बेहतर जो है वो ऑप्शन तो आपको मैकेनिक ही बता पाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। या फिर आप इंतजार कीजिए, जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप गाड़ी मत खरीजिए। ये आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। और सुनने में आया है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हिली एरियाज में हो रही है, या फिर आप जहाँ पर चढ़ाई होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। और ये मुझे एक तरीके का सॉफ्टवेयर इशू लगता है। हो सकता है किसी अपडेट के बाद ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही गाड़ी लेना। वैसे अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो आप यहाँ पर सेंट्रो AMT के ऊपर भी जा सकते हैं। हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है उसके ऊपर। मैग्ना वेरिएंट जो इससे थोड़ा सा सस्ता भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि टियागो AMT अब सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन जो है वो प्रमोद जी का है। वो कह रहे हैं कि इनकी रनिंग जो है वो 35 से 40 हज़ार किलोमीटर की पर ईयर की है, और वो अपनी गाड़ी से कई बार ट्रक भी बना देते हैं, मतलब कि ट्रक वाला काम भी लेते हैं। तो इनको जो गाड़ी चाहिए फिलहाल उसके अंदर अच्छी माइलेज चाहिए, बड़ा बूट चाहिए, लो मेंटेनेंस जो है वो गाड़ी होनी चाहिए। फिलहाल ये डिजायर यूज कर रहे हैं। इससे पहले स्पार्क यूज करते थे, जिसने इनको रुला दिया था माइलेज के चक्कर के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं रेनो ट्राइबर का जो है वो ले लूं क्या, 1.0 जो टर्बोचार्ज इंजन आएगा वो, या कोई और ऑप्शन जो है आप मुझे बताओगे यहाँ पर? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ट्राइबर में जो है डीजल इंजन नहीं आता। आपकी रनिंग 40-50 हज़ार किलोमीटर साल की है भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। और ट्राइबर जो है इस तरीके के लोड झेलने के लिए नहीं बनी है गाड़ी। और
मुझे नहीं लगता कि आपको ट्राइबर में जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इनकी ट्राइबर जो है वो एक तरह से फैमिली गाड़ी भी बनाई गई है, और वो भी कभी कभार यूज़ करने के लिए वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप उसके अंदर अगर टर्बो इंजन वगैरह की वेट करके और फिर वो लेने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, वो बिल्कुल भी आपके काम जिस हिसाब से आप ट्रक का यूज़ करते हैं तो वो काम में नहीं आएगी। गाड़ी खड़क भी जल्दी जाएगी। तो इसकी बजाय एक बेहतरीन सोल्यूशन है आपके लिए। आपका बजट हम मान करके चल रहे हैं लगभग 7 लाख के आसपास, 6.5-7 लाख का होगा। तो इतने में आपको सेकंड हैंड गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि डस्टर, स्कॉर्पियो भी आपकी आ जाएगी, जिसका जो है आप इस्तेमाल इस तरीके के काम में भी कर सकते हैं। वो तो है ही दूसरा ट्रक। अच्छा, एक बिल्कुल ही उल्टा सवाल आया है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि भैया आप 800 सीसी गाड़ियां जो हैं वो सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग। बताइए क्यों नहीं करते हैं। देखो यार, जो 800 सीसी का इंजन है और 1000 सीसी के इंजन वाली गाड़ी है, उसके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। छोटे से अमाउंट देके आप एक अच्छा इंजन वाली गाड़ी ले सकते हैं, जिसकी ड्राइवेबिलिटी और परफॉर्मेंस 800 सीसी वाली गाड़ी से काफ़ी अच्छा होता है। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है 1000 सीसी की गाड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ एक और रीज़न भी, अगर आप फुल कैपेसिटी के साथ 800 सीसी गाड़ी के अंदर बंदे बैठा करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर वो दबती है, ठीक है। मेन तौर पर चढ़ाई के अंदर, फ्लाईओवर्स के ऊपर आपने देखा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप उसके एसी वगैरह ऑन करते हैं तो वो दबती है। तीसरा, उसकी 1 लीटर की बजाय जो है वो लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम भी रहती है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो थोड़ी सी ही कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन फायदे जो है वो काफ़ी अनेक हो जाते हैं। इसी वजह से हम 800 सीसी जो है वो सजेस्ट नहीं करते हैं। अब जो है हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे इंस्टाग्राम से। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है विजय यादव ने। तो भाई साहब ने एक बार 2008 के अंदर एक बार डंपर चलाया था 300 किलोमीटर तक, और फिर बोलेरो चलाई थी। उसके बाद सीधा 2019 के अंदर गाड़ी चलाई सेंट्रो, और गांव में एक खंबे के अंदर इन्होंने जो है वो गाड़ी ठोक दी। उसके बाद ये थोड़े से घबरा गए, थोड़े से डर गए हैं, और इनके जो है वो पैर कांपते हैं गाड़ी चलाते हुए। तो क्या इनको 4 व्हीलर चलाना चाहिए कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि भाई ने सीधा 11 साल बाद गाड़ी चलाई, और उससे पहले भी कोई खास नहीं चलाई थी। तो अब इनको थोड़ा सा डर लग रहा है। इनको 4 व्हीलर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? बिल्कुल चलाना चाहिए, आपका हक है भाई साहब चलाने का। आप क्यों नहीं चलाएंगे? आप 4 व्हीलर भी चलाइए, 2 व्हीलर, 6 व्हीलर तो आपने चला ही लिया डंपर, ठीक है। आपके साथ हुआ क्या, आपने पूरी तरीके से चलाना सीखा नहीं, उसके बाद आपने बीच में छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने चलाया तो आप परफेक्ट नहीं थे चीज़ों में, जिसकी वजह से आपका जो है एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर आपने गाड़ी पहले ही सीख ली होती 100%, या फिर आप अच्छी तरह चलाना सीख गए होते, तो ये चीजें आप 20 साल के बाद भी गाड़ी चलाते ना, तो आप आराम से चला लेते। जी हाँ। तो अब बात आती है आपकी प्रॉब्लम की। आप थोड़े से घबरा रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट ड्राइवर है उसके साथ जो है थोड़ा सा गाड़ी चलाइए, या दूसरा जो है ड्राइविंग स्कूल भी आते हैं, तो वहां पर जो है अपना जो है हाथ साफ कर लीजिए। और हमें उम्मीद है कि जो नॉर्मल बंदे जो गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं उससे भी कम टाइम के अंदर जो है आप वो सीख जाएंगे, क्योंकि आपको एक बार सिर्फ दोबारा से हाथ सेट करना है अपना, और इसके अलावा कुछ नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, बिंदास होकर चलाइएगा, ठीक है। सिर्फ छोटे रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से ज्यादा शिकायत है, असीम की है। और वो ये कह रहे हैं कि भैया इन्होंने नेक्सा से परेशान है, टोल फ्री नंबर पे भी काफी कंप्लेंट करी। इनकी गाड़ी का कोई वर्कशॉप के अंदर डैमेज कर दिया उन्होंने, तो और उसका कोई सोल्यूशन भी जो है वो नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट टीएसएम जो है वो टेरिटरी सर्विस मैनेजर या सेल्स मैनेजर होता है टीएसएम, ठीक है, तो वो भी जानने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, जब आप कोई कंप्लेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो घूम फिर के बाद जो है वो टीएसएम के पास ही आती है, और जो टीएसएम जो है वो आपका नेक्सा शोरूम वालों को बोलता है। तो अब वो जानता है ऑलरेडी, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। आपको एक वे से थोड़ा सा हट करके एक सॉल्यूशन मैं बताता हूं। जिस भी बंदे से आपने गाड़ी ली थी नेक्सा के अंदर, या किसी और सेल्स वाले बंदे को थोड़ा सा पटा लो, उनको ये बोलो कि जब भी आपका टीएसएम जो है वो शोरूम पे आए तो सिर्फ एक बार बता दें आपको, ताकि आप वहां पर पहुंच जाओ।
और फिर जब टीएसएम वहां पर शोरूम पर जाता है तो वहां पर ओनर मोस्टली टाइम होता ही है नेक्सा का उसको रिसीव करने के लिए, या ओनर नहीं होगा तो आपका जो जीएम वगैरह होगा वो हमेशा मौजूद रहेगा उसके लिए, टीएसएम के लिए। तो उनकी प्रेजेंस के अंदर अपनी शिकायत बहुत ही जोरदार तरीके से, समझ रहे हैं, बहुत ही जोरदार तरीके से उनको बताओ ताकि वो प्रेशराइज हों और आपकी शिकायत को दूर कर सकें। फिर भी वो कुछ भी नहीं करते हैं तो आपका जो कंज्यूमर कोर्ट है वो तो है ही, आपको डेफिनेटली जो है वो कंप्लेंट नंबर वगैरह यहां पर मिले ही होंगे। अगला जो सवाल है वो पूछा है जाट भाई ने, तो सोनू जाट कह रहे हैं कि 15 लाख के अंदर इनको गाड़ी चाहिए, तो वेन्यू, वर्ना और क्रेटा में थोड़ा सा कंफ्यूज है, बताओ कौन सी। तो डेफिनेटली क्रेटा, यस। अगला सवाल पूछा है राहुल शर्मा ने, ये भी वैसा सा ही सवाल है लेकिन इन्होंने अपना बजट बताया है 10 लाख का। ये कह रहे हैं कि मुझे अपकमिंग i20 लेनी चाहिए या वेन्यू लेनी चाहिए या फिर क्रेटा लेनी चाहिए पेट्रोल के अंदर ही। तो देखिए दोस्त, ऐसा है कि 10 लाख के बजट से क्रेटा तो बाहर निकल जाएगी। हालांकि इसका बेस वेरिएंट आ जाता है, एक्स शोरूम लगभग इतना ही है लेकिन 11.5 के आसपास बैठता है। बाकी इन दोनों गाड़ियों में से क्या कहोगे, वेन्यू या अपकमिंग i20? देखो, एक बार पहले ना i20 का इंतजार कर सकते हो तो कर लो, जल्दीबाजी है तो फिर वेन्यू ही आपका जो है एक ऑप्शन बचता है। जी हाँ, डेफिनेटली। तो दोस्तों ये थे आपके सवाल और उम्मीद करते हैं कि आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुए होंगे। ये दोनों ही तरह के सवाल हमने अपने इंस्टाग्राम से भी लिए थे और manandmotor.com से भी लिए थे। आप दोनों वहाँ पर पूछ सकते हैं नेक्स्ट Q&A के लिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर 4 व्हीलर चलाएंगे लॉकडाउन के बाद तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डाल लीजिएगा, 2 व्हीलर चलाएंगे तो हेलमेट जो है वो जरूर पहन लीजिएगा। उम्मीद कायम जरूर रखें। ओके, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।